वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा, और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आप दर्शकों की तरफ से मिल रही हैं। बहुत सारी हौसला अफजाई भी मिल रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं। और आज जो हमने कार्यक्रम की थीम रखी है, चूँकि मेन बोर्ड के आईपीओ इस समय नहीं खुले हुए हैं, एसएमईज के जो आईपीओ खुले हुए हैं उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के, इरिडा को लेकर के, गांधार ऑयल को लेकर के। अब लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी जिन लोगों को आईपीओ मिल गए हैं वो कहाँ जानना चाह रहे हैं कहाँ प्रॉफिट बुक करें। बहुत सारे लोग जो 2 दिन के अंदर टूटा है टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इन तमाम पहलुओं को समेटने की हम कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। इन चारों पांचों जो आईपीओ हाल फिलहाल में आए थे उस पर बातचीत करेंगे। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, एक सवाल जो बार बार लोगों के जहन में आ रहा है वैल्यूएशन को लेकर के, क्या शेयर महंगा है, क्या शेयर सस्ता है, सही भाव क्या हो सकता है। आपने इस पर आज काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी चीज़ें आंकड़े निकाले हैं आपने। जरा शुरुआत करते हैं, फिर रवि जी की मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जी, जैसे पिछले हफ्ते जो आईपीओ आए थे, मार्केट में क्वेश्चन आया था क्या फ्रेंजी आ गया, क्या मार्केट ज़्यादा ओवरहीट हो गया है। लेकिन जो आंकड़े आए उससे पता चलता है कि मार्केट सब जानता है। ऐसा कुछ वो नहीं है, जो मार्केट में एफिशिएंसी थी वो नजर आई है, और जितने वैल्यूएशन पे होने चाहिए उतने वैल्यूएशन पे आकर अब रुक गए हैं। वैसा क्यों कह रहे हैं उस पर आते हैं। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी से। हम अगर कोई भी कंपनी का पी रेशियो देखते हैं उसमें 2 चीज़ें देखते हैं, कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कितनी है, दूसरा उसके पीयर्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो टाटा टेक्नोलॉजी से अपना इशू प्राइस था, उस पर उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बन रहा था 32.51 का, और जब लिस्ट हुआ लिस्टिंग प्राइस पर उसका पी था 78.02। अब जो उसके बाकी पीयर्स हैं उनका पी है 75 और एवरेज पी है 73, यानी उनके आसपास है। लेकिन अगर अर्निंग्स की ग्रोथ देखें तो अर्निंग्स की ग्रोथ टाटा टेक्नोलॉजीज के अपने पेयर के मुकाबले ज़्यादा अच्छी रही है FY21 से लेकर 23 को। FY21 से हमने इसलिए कंपेयर किया कि उसके कोविड के बाद था, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, तो ज़्यादा सेंस बनता है कि हम उसके बाद के नंबर से कंपेयर करें तो वहाँ पर उसकी अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा है, सस्ता इशू था पी, तो उसके बाद पी अपने एवरेज के आसपास आ गया है, इसलिए हमें इतनी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। वही सिमिलर ट्रेंड में बाकी कंपनी में नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम इरेडा पे जाएं तो इरेडा में जब इशू प्राइस था उसके हिसाब से पी बना था इसका 8.41, लिस्टिंग के बाद इसका इशू प्राइस बना पी इसका 13.23, और फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से था इसका 16.59। ये हम FY23 की अर्निंग्स के हिसाब से देख रहे हैं, और उसमें पॉइंट ये कि इरेडा के जो प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है 2 साल में बहुत ज़्यादा रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इरेडा की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 58% की, बल्कि इनके पीयर्स की हुई है 15.77। तो इसीलिए से अपने पीयर्स के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स ग्रोथ ज़्यादा है तो सिर्फ प्रीमियम को जस्टिफाई कर रही है। तीसरा आते हैं गांधार। गांधार में भी सिमिलर सिचुएशन है, इसका इशू प्राइस था 7.11 का, अब लिस्टिंग के बाद इसका इशू प्राइस हुआ 12.54 का, और फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से इसका पीए बन रहा है 11.78 का, जो अभी भी इसके पीयर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नीचे है। एवरेज पीई है इसके पीयर्स का 54 और मीडियन पीई है 33। वहीं अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो हम देख सकते हैं गांधार में भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3 गुना है अपने पीयर्स के मुकाबले, जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि अभी भी एक तरह से उस हिसाब से देखें तो कह सकते हैं एक्चुअली सस्ता है स्टॉक। वहीं अगर हम फ्लेयर राइटिंग की बात करें तो फ्लेयर राइटिंग में हमें इशू पे था 24, और करंट पी इसका जब फ्राइडे को क्लोज हुआ था शॉर्ट सर्किट लोअर सर्किट पे 35.62, और लिस्टिंग पे था इसका 39.57, और ये भी अपने मीडियन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। इसे अगर हम वैसे अर्निंग्स देखें तो इसकी अर्निंग 1000 CAGR में आ रही है 2 साल में, पीयर्स की अर्निंग देखिए वो और ज़्यादा निकल के आ रही है। वैसे इसलिए हो रही है कि जो 2020 का फिगर था उसमें बहुत ज़्यादा एक लोअर नंबर था FY21 में, क्योंकि कोविड के चक्कर में। लेकिन अगर 5 साल में कंपेयर करें 17 से लेकर 23 तक, तो इसकी अर्निंग्स ग्रोथ इसके पीयर्स के मुकाबले ज़्यादा निकल के आ रही है। तो डिफाइन करते हैं कि हो सकता है कि मर्चेंट बैंकर ने किसी रीज़न से सारे IPOs को बहुत सस्ता वैल्यूएशन पे लाए हैं, और मार्केट ने उसके बाद फंडामेंटल्स के हिसाब से नॉर्मल पी देते हुए नजर आया है सारी कंपनियों को। और इसी वजह से हमने देखा कि मतलब अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। और निश्चित रूप से जब आप लोगों के मन में आशंकाएं दुविधाएं चल रही होंगी कि बहुत महंगे पे लिस्ट हुआ है क्या, तो जब हमने बाकायदा आपको कंपैरिजन करके बताया कि औसत जो है एवरेज जो पीयर्स के मुकाबले क्या वहाँ पर वैल्यूएशन निकल करके आ रही है, और वो कोई बहुत महंगी स्थिति जो है बनती हुई दिखाई दे नहीं रही है। हालांकि फ्लेयर राइटिंग में जैसा कि हमने देखा कि लोअर सर्किट लगा था, आज भी लोअर सर्किट लगा हुआ है, तो यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसके अगले पहलू पे आते हैं कि वाकई में क्या यहाँ पर अभी एंट्री ली जा सकती है, फ्लेयर राइटिंग में क्यों इतनी गिरावट आ रही है, और क्या ये गिरावट एक खरीदारी का मौका हो सकती है, टाटा टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए, इस पर एक करके बातचीत करते हैं। शुरुआत टाटा टेक के साथ ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आए हैं वहाँ पर। सर, टाटा टेक्नोलॉजी पे आपकी राय जानना चाहेंगे रवि सर, कि बहुत लोग ऐसे थे जिनसे मिस हो गया, उनको लग रहा था कि टाटा टेक्नोलॉजी नहीं मिला,
शानदार सब्सक्रिप्शन के आंकड़े रहे, कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग अब इस गिरावट में ये सोच रहे हैं हमने पीक पर क्यों नहीं निकला, और वो लगातार 2 दिन से जो गिरावट देखने को मिल रही है, अभी क्या करना चाहिए टाटा टेक्नोलॉजी में? देखिए, इन्वेस्टर कहीं ना कहीं से इसमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे तो ये स्टॉक अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ स्टॉक अच्छा है तो यहाँ पर गिरावट क्यों आ रही है, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोअर वैल्यूएशंस के हिसाब से देखें तो एक बार जो ये डिप दिखाई दे रहा है, ये 1,000 रुपए के आसपास तक आता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के हिसाब से रहते हैं, तो कोई जल्दबाजी मत करिए, आपको स्टॉक पड़ा रहने दीजिए। लेकिन अगर आपने मोमेंट्री लिया है, आईपीओ में लगा है और सोच रहे हैं कि इन लेवल्स पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और दोबारा फिर आए तो कहाँ खरीदें, तो वो है 1,050 के आसपास तक का लेवल, वहां पर आपको वापस मौका मिलेगा। अब 1,350 1,375 का रेट देखने के बाद शायद आप 1,200 पे निकलने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो वही लोग ना करें जिन्होंने लॉन्ग टर्म लिया है, जिन्होंने 1 साल 1.5 साल 2 साल का नजरिया रखा है। तो ये स्ट्रैटेजी बनाकर रखिए, कोई पैनिक नहीं है, लॉस में सौदा काटने वाली कंपनी नहीं है, प्रॉफिट में ही काटेंगे, थोड़े में या बड़े में। फ्रेश एंट्री के लिए तो रवि जी कह रहे हैं कि 1,050 के आसपास का भाव वो आपको रिस्क टू और रेशियो के हिसाब से जो है काफ़ी बेहतर लग रहा है, तो थोड़ी सी गिरावट और आ जाने दीजिए, उसके बाद आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। तो 1193 1194 ये मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है। आज 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा करेक्शन और हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। अगर आप चाहें तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। आगे की कंपनियों पे बातचीत कर लेते हैं। सर, अब दूसरी कंपनी जिसमें हमने शानदार लिस्टिंग देखी थी वो थी इरिडा। इरिडा में भी जो है डबल हुए पैसे लोगों के, 32 का शेयर जो है हमने 65-78 तक जाता हुआ दिखाई दिया था। अब क्या करना चाहिए सर? वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी जो है सस्ता शेयर है, क्या अभी भी 60-62 रुपये के आसपास क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? और जिनके पास रह गए हैं अभी, जो लोग होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी और शौर्य जी, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब आपका 100% प्रॉफिट बन रहा हो ना, तो फिर प्रॉफिट बुक करना सबसे बड़ी समझदारी है। और बाहर बैठ के फिर इंतजार करने में जो मजा है, वो आपको आपके पैसे और बढ़ाने में मदद करता है। अब एडा में अगर देखिए मार्केट सेंटिमेंट पूरी तरह से बदला, अच्छा रहा, शेयर डबल लिस्ट हो गया, और क्या चाह रहे हैं, 6 गुना लिस्ट कराना चाह रहे हैं, तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट यानी आईपीओ वाले साइज को काटना बनता है। अब आते हैं कि वापिस कहाँ खरीदे। जब 100% की रैली आ चुकी है बाइंग प्राइस के हिसाब से, तो अब कम से कम 20-30% अब नहीं चलने वाला साल में पूरे, तो 20-30% का करेक्शन के बाद फिर खरीद लीजिए। 10% भी चल गया तो आपको वापस से 30% का गेन मिलेगा। तो ये अभी फिलहाल तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करना ही समझदारी है। अभी फ्रेश एंट्री तो नहीं ले सकते ना सर? बिल्कुल नहीं, थोड़ा वेट करिए सर, वेट करिए। करेक्शन आने दीजिए, प्राइस में करेक्शन, अट्रैक्टिव प्राइस, सही जगह निवेश करेंगे तभी सही रिटर्न पाएंगे, गलत जगह निवेश करेंगे तो दिन भर पछताएंगे। ठीक, तो सही जगहों पर एंट्री कीजिए। अगर आपसे ये चूक गए हैं मौका, तो ये ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई भी भाव पे मिले तो खरीदना ही खरीदना है। तो आपको पैसे बनाने के लिए खरीदने हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा नीचे आने दीजिए। आ भी रहा है तो और नीचे आने दीजिए, उसके बाद से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। चलिए, अगली कंपनी जो है वो है गांधार ऑयल, जिसमें कि अभी हमने देखा, शौर्य बता रहे थे कि वैल्यूएशन को लेकर के जो पीएस के मुकाबले अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं गांधार को के अंदर? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटजी रहेगी या गांधार ऑयल पे आप कुछ और स्ट्रेटजी बनाएंगे? आज 2% ऊपर 2% नीचे है, 274 275 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, आपके साथ तो एक डेटा यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी कोई स्टॉक बहुत बढ़िया लिस्टिंग देता है तो उसके बाद उसमें एक कम से कम 20 से 30% का एक करेक्शन अपने हायर लेवल से देखने को मिलता है, और ये 95 टाइम अब तक देखने को मिला है। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं रहा है जो 100% की रैली के बाद सीधा 150% और बढ़ गया हो। तो फिलहाल अभी अब जब गिरावट है तो इंतजार है कि कहां पर खरीदा जाए। अब खरीदने के लिए हो सकता है आप 274 पे आप सोच रहे हो, आपको मैं कहूं कि 290 के ऊपर खरीद लीजिए, या फिर आपसे ये कहूं कि नहीं 250 आएगा तो खरीद लीजिए। तो राइट टाइम राइट लेवल का थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। अभी 310 रुपए की गिरावट, 344 रुपए से 310, 310 से 274, 2-4 दिन अभी और वेट करते हैं। गिरावट आई तो 250 रुपए के आसपास आ जाएगा, फिर अपडेट देखेंगे। लेकिन मोमेंटम अभी जो है वो एंट्री करने की राय नहीं दे रहा, चाहे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो थोड़ा सा वेट करिए और सही प्राइसिंग को होने दीजिए। जब तक
आपको मनी लाइन के और प्रोग्राम को आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, जरूर इस पे डिस्कशन होता रहेगा। आपको राइट टाइम बता दिया, 250 आता है, क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक, चलिए तो फिलहाल जो है फ्रेश एंट्री की सलाह यहाँ पर भी नहीं आई है। लेकिन अगली कंपनी सर फ्लेयर राइटिंग, इसमें क्या हो गया ऐसा कि मतलब इस तरह की पिटाई जिस तरीके से देखने को मिल रही है, लिस्टिंग शानदार देखने को मिली, 65% प्रीमियम पर लिस्ट होता है, फिर 10% का लोअर सर्किट लग जाता है, उसके बाद से आज भी हम देख रहे हैं लोअर सर्किट लगा हुआ है, आज भी 10% टूटा है। तो ये क्या खेल क्या हो रहा है सर? क्या कुछ ऑपरेटर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं या कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, प्लेयर राइटिंग के अगर मैं पूरे के पूरे इसको देखता हूं तो इसमें तो साफ साफ है कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग दिखाई दे रही है, और ये स्टॉक इन्वेस्टर के पॉइंट के लिए नहीं है। आप ये इक्विपमेंट और सप्लाई की कंपनी है, लेकिन अगर आपको पूरा बिजनेस एनालिसिस नहीं समझ आता, दूरी बनाकर रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी गिरावट में 320 और 300 रुपए तक आएगा। तो अभी तो शुरुआत हुई है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। भले आपको वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हो, लेकिन जो अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है वो काफी वीक है, और वैल्यूएशन अच्छे होंगे तो वापस स्टेबिलिटी दिखाई देगी। अगर 5 दिन तक प्राइसेस कंसोलिडेट करती हैं और नीचे की क्लोजिंग नहीं देती हैं, तभी इसमें अट्रैक्शन आएगा। तब तक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करिए, जो प्राइस है इसको नोट कर लीजिए। जब तक इस प्राइस के 3 दिन ऊपर बंद नहीं होता, बाय के लिए मत सोचिए। और 3 दिन कहां पे आएगा, 300 के बाद आएगा, 350 के बाद आएगा, उसकी भी आपको किसी एनालिस्ट की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड है, वेट करिए, गिरावट और बढ़ेगी। ठीक, चलिए तो फिलहाल ये यहाँ पर राय निकल करके आती हुई इन तमाम जो हाल फिलहाल के आईपीओ जो लिस्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब जरा बहुत सारे आईपीओ खुले हुए हैं एसएमई क्षेत्र के, शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े वहाँ पर? जी, उससे पहले रवि सर आपसे क्वेश्चन है वैल्यूएशन को लेकर ही। जो ये सारे आईपीओ आए हैं जो इसमें इतने कम प्राइसिंग पे लिस्टिंग हुई, एक तरफ तो मर्चेंट बैंक का इतना कम लिस्टिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेबी कह रही है कि वैल्यूएशन ओवर है तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई मर्चेंट बैंकर, लीड मैनेजर्स जो होते हैं, वो एंकर इन्वेस्टर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं, तो रिटेलर की बहुत ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट्स उतनी होती नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं इस चीज को, शायद कोई ओपन टीवी पे इसको नहीं बोलना चाहेगा। दूसरी तरफ है इन्वेस्टर, देखिए यहां पर सबसे ज्यादा चालाक होना चाहिए। आप फेयर वैल्यूएशन किसे कहते हैं? अगर स्टॉक वहां से बढ़ जाए तो फेयर वैल्यूएशन, या गिर जाए। देखिए, जब गिरता है तो जनरली जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं या कोई जो बड़ा इन्वेस्टमेंट लेता है, वो अपनी पोजीशंस को हल्की करता है, जो कि हो सकता है ब्याज बट्टे पे अपनी पोजीशंस बड़ी करी हो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों की कैलकुलेशन एक साथ लेकर चलनी होती है। और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो आईपीओ आ रहे हैं, उनके फेयर वैल्यूएशन की तरफ जब मैं जाता हूं, तो मुझे कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको कि रीड कर पाना या आम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मुश्किल है। और श्योर, इसमें तुम बहुत मेहनत करते हो, मैं देखता हूं, और तुम्हारे व्यूज को बहुत लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर बात होती है। तो मुझे ऐसा लगता है सोच समझकर ही निवेश करें, और फंडामेंटल नंबर्स ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसी उसकी गवर्नेंस होगी, कौन इन्वेस्टर उस पर आया है, किस इन्वेस्टर ने कितने दिन होल्ड करने का कमिटमेंट किया है, ये डिटेल्स हमें नहीं पता चलती। तो मुझे लगता है इनको थोड़ा जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल, सॉरी, फिर अब एसएमई पे आते हैं। जी चलिए, एसएमई पे देखिए तो आज 4 आईपीओ खुले हुए हैं। पहला है नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज। ये आईपीओ 30 नवंबर को खुला था और आज आखिरी दिन है, 4 दिसंबर तक खुला रहेगा। और आज आखिरी दिन 12:30 बजे तक ये 200 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है। एग्जैक्ट देखें तो 216 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, और 18 रुपीज़ के प्राइस से 11 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, अच्छा खासा जीएमपी मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी है ग्राफिशंस, ये भी 30 नवंबर को खुला था, लेकिन ये 5 दिसंबर तक खुला रहेगा। ये कंपनी 1.5 गुना सब्सक्राइब हो गया है, इसका अभी कुछ जीएमपी नहीं चल रहा है, इसका प्राइस है 111 रुपये। फिर है मेरीन ट्रांस, ये आईपीओ 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक खुलेगा और इसका प्राइस है 26 रुपीज़। कंपनी 11 करोड़ के आसपास जुटाने को देख रही है, और 4 दिसंबर 12:30 बजे तक ये 5.5 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया था, इसका भी कुछ जीएमपी नहीं चल रहा है। फिर है शीतल यूनिवर्सल, ये आईपीओ 4 से 6 दिसंबर तक खुला है, इसका प्राइस बैंड है 70 रुपये प्रति शेयर का, और आईपीओ से 23.8 करोड़ रुपये जुटाने को देख रहे हैं। पूरा ही फ्रेश इशू है, और ये आज 4 दिसंबर को 12:30 बजे तक 2 गुना भर गया था। ठीक, रवि सर, आपने कोई ट्रैक किया है एसएमई क्षेत्र के या किसी आईपीओ को, और आप अगर ट्रैक किया हो तो आपकी टिप्पणी रहेगी किसी पर? देखिए, मैंने तो इन सभी को ट्रैक किया है और इन सभी पे मैं फोकस कर रहा था। जो मुझे एक बस आईपीओ जो इनमें अच्छा नहीं लगा, जो आप इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देख रहे हैं, तो नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज, मुझे लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी जो इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो उतने सपोर्टिव नहीं है। लेकिन चाहे वहां पर अगर हम लिस्ट के हिसाब से देखें तो शीतल, या फिर दूसरा जो देखते हैं
उसको भी वहां पर अट्रैक्शन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर्स मुझे नेट रेवेन्यू के थोड़े से जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन बट शौर्य कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन अच्छा है, तो फिर मेरे ख्याल से अगर छोड़ भी देंगे तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी 3 में आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो ये फिलहाल रणनीति यहाँ पर होती हुई, अगर आप नेट रेवेन्यू को छोड़ दें, शीतल अच्छा लग रहा है रवि जी को, तो हिसाब से आप रणनीति अपनी बना सकते हैं। तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है, में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।